यथा वह सुसहासति। ॐ विश्वानि देव सवितर् तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऋग्वेद का यह मंत्र हम सभी से कहता है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प एक समान हो, तुम्हारे हृदय एक जैसे हों, तुम्हारे मन इतने एक समान हो कि तुम्हारा उत्तम एक ही भाव सदा बना रहे। अर्थात हम सभी एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ सकें, इसी बात को उजागर करता है यह ऋग्वेद का मंत्र। और साथ ही द्वितीय मंत्र में कहा गया कि जितने भी पाप हैं, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितने भी दोष हैं, हम उन सभी दोषों से बचें, उन सभी दोषों से दूर रहें और साथ ही हम अपने जीवन में श्रेष्ठताओं को प्राप्त करते चले जाएं। और इन्हीं श्रेष्ठताओं के समागम का यह एक विशिष्ट दिन है। और आज के दिवस महाकर्म फाउंडेशन के डिजिटल शुभारंभ में मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक, कार्यक्रम समन्वयक श्री रोशन अग्रवाल, सचिव SSMD और कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विनय कुमार, जो कि भौतिक विज्ञानी सऊदी अरेबिया, और साथ ही श्री मोहिंदर के गुप्ता के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आनंद स्वरूप जी का, जो कि वर्तमान में माननीय जिलाधीश पिथौरागढ़ उत्तराखंड में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका सुदीर्घ भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर KI वासु महोदय। आप स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। इसी के साथ साथ महाकर्म फाउंडेशन, जिसका आज प्रारंभ किया जा रहा है, उस महाकर्म फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में हैं। और साथ ही विज्ञान भारती के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ साथ आप पूर्व निदेशक CSIR CECRI हैं। इन्हीं के साथ साथ माननीय मुख्य ट्रस्टी के रूप में महाकर्म फाउंडेशन के विद्यमान हैं डॉक्टर DP भट्ट सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। और आप विज्ञानी हैं और अध्यक्ष हैं SSMD विज्ञान भारती दिल्ली के। तो इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक बात है महाकर्म फाउंडेशन की, तो महाकर्म अर्थात महान कर्मों का समवाय या समूह। निश्चित रूप से यह फाउंडेशन, जिसकी संस्थापना अभी एक बीज के रूप में की गई है, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने साथ जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को और जिस भी व्यक्ति को इसके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर पाएंगे, यह हमारा सौभाग्य होगा। इसी के साथ साथ महाकर्म फाउंडेशन के माध्यम से ग्राम्य जीवन को, अर्थात जो गांवों का जीवन है और गांवों में रहने वाले लोग हैं, उन सभी की समस्याओं को, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक द्वार के रूप में देखना उपयुक्त होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह द्वार अब उद्घाटित हो चुका है, अर्थात खुल चुका है। और इस द्वार के माध्यम से आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ एक ऐसा प्रयास किया जाएगा कि हम गांवों के जीवन को बेहतर तरीके से उन ग्रामीणों के पास पहुंचा सकें, उन तक ला सकें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित रूप से यह महाकर्म फाउंडेशन एक बेहतरीन मंच के रूप में, एक बेहतरीन सहयोगी के रूप में और एक श्रेष्ठ
सहयोगकर्ता के साथ साथ उनके साथ चलने के रूप में अपने कदम लगातार बढ़ाता चला जाएगा। तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी विज्ञानियों का, आप सभी माननीय अतिथियों का, और साथ ही महाकर्म फाउंडेशन से जुड़े हुए और भविष्य में जुड़ने वाले, हृदय से उसे अपनाने वाले और निश्चित रूप से जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए एक ऐसे मार्ग पर चलने का प्रयास करने वाले, जिस मार्ग के द्वारा हम आनंद को प्राप्त करेंगे, जिस मार्ग के द्वारा हम आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जिस मार्ग के द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील हो सकेंगे। अतः आप सभी का स्वागत है। और महाजनों येन गतः सपंथा, अर्थात महान लोग जिस पथ का अनुसरण करते हैं वही पथ श्रेष्ठ पथ है। हम भी इस पथ पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और महाकर्म फाउंडेशन के माध्यम से जिस भी प्रकार से हम अपनी सेवाएं दे सकें, उन सेवाओं के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने का यह दिवस है। अतः दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ आज के इस दिवस में हम सभी एक मना होकर, एक साथ मिलकर, एक हृदय होकर इस समाज की सेवा के नए उपक्रम के साथ जुड़ने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और इसके साथ आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं। यही शुभकामनाएं हम सभी आप सभी के लिए प्रदान करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अभिनंदन एवं स्वागत आज के इस कार्यक्रम। धन्यवाद आस्था सर। Myself, Dr. Vinay, Jesus, working in Saudi Arabia. I want to say, DP Bhatt include me as a member in the Harvard Foundation Trust for the Nobel Cause. Dr. Bhatt in 1999, when I started my research work for patent. Dr. started last year after becoming CEO of SSMB. About Dr. Bhatt and preamble this trust. Dr. Bhatt sir is president of SSMB, also called Vigyan Bharati Delhi. Served as a chief scientist and head of IPRS group, IR National Physical Authority. Past researcher completed their PhD or MD program. Both in India and overseas. More than 48 scientific work. And educational scientist in university. I was talking about this Mahakarm Foundation is not a today which we are launching here today, but this is not starting suddenly. The seed was planted in 2009 when Patanjali Yogvit wanted to make use of Dr. D.P. Bhatt's Blaze property in 2009. But that time, due to some unavoidable reasons, it could not be materialized. Then again, the zeal of development ignite again during the Uttarakhand National Press Meet in 2013. At that time, Dr. D.P. Bhatt supported two villagers of Garhwal. In 2018, Peter Goluswamy भारतीय सबधर्म संसद व डॉक्टर डी.पी. भट्ट अध्यक्षवादी कृषि विज्ञान आंदोलन 4 दिवसीय रोथागोड़ा भूतपूर्व उत्तराखंड में सद्भावना प्रतिनिधि मंडल यात्रा
का आयोजन किया। उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमारी गिरी, हरिद्वार पश्चिम विधायक देशराज जी, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री बिशन सिंह चुवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री वीरेंद्र बल्दिया, स्वामी वीरेंद्रानंद, जिलाध्यक्ष भाजपा रुद्रपुर, संदीप गोस्वामी, श्रीमती नीना भट्ट सहित भारी संख्या में ग्रामीण सम्मिलित रहे और पैतृक गांव में भी सामाजिक प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ सभा रखी गई। 2018-2019 इस अभियान के तहत जनतन सहयोग डॉक्टर भट्ट निरंतर प्रयास कर रहे तथा इस प्रोसेस में स्वेच्छा से भारत के श्रेष्ठ जाने माने इंजीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर के.आई. वासु जी, who is founder of Chief of Viva SSM, ex-director CSIR and CD प्लानी ने चौरागढ़ ग्राम विकास संरक्षक बनकर प्रथम वित्तीय समर्थन दिया। उसके बाद कई कारणों से ये यूज नहीं हो पाई उनकी अमाउंट, लेकिन आज ये महाकर्म फाउंडेशन के फॉर्म में ये 2019 में इसको उन्होंने सर ने अपने डीपी भट्ट सर ने अपने पुश्तैनी मकान कुंती भवन का रिनोवेट किया। उसके बाद में 2019 में ये रिनोवेशन कंप्लीट हो गया। उस मकान के लिए एक सब ऑफिस के लिए महाकर्म फाउंडेशन के लिए अलॉट कर रहे हैं। रिनोवेशन से पहले ये 2018 में जो मकान था उसका ये फोटोग्राफ है। उसके बाद में गांव में टेक्नोलॉजी पहुंचाना कठिन नहीं है, इसी उद्देश्य को लेके इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। Now I want to invite Professor Vasu sir for his presidential address. As told by Dr. Ashutosh sir, Dr. Vasu. Listen to me. You are here in Bangalore and you are all there in Delhi or Pithoragarh. You are far apart, but at the same time, modern technology has brought us together. We started this program long ago in 7th November 1982, almost 40 years ago. 7th November is a date important to us from 2 points of view. First, it is the birth anniversary of Dr. C.V. Raman, the only Indian who could work in India and get a Nobel Prize. Second, it is the date of birth of Madame Marie Curie, one of the greatest Nobel laureates of the world, great scientists of the world. And our ideology also fits in very well with this day, because we work with rural-based, rural-centric technology, and that has overtones of both traditional science as well as modern sciences. We also work with an orientation towards the rural development, and I am particularly happy that you have taken up this work in Pithoragarh, rural area, and if the whole activity is spread to the whole district, it will be very good. I am glad that our Anand Swaroop IAS is taking keen interest in this, and Dr. Bhatt himself is a dynamic person with his roots in rural areas even now, in spite of the fact that he is staying in Delhi. Way back in 1982, 7th November, we started this program of Swadeshi Science Movement, and we had units established in various parts of the country, in various states, in Kerala, in Tamil Nadu, in Karnataka, in Maharashtra, in Andhra Pradesh, in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Delhi, in Punjab, and so on.
So at a later stage, when the Swadeshi science movement all over the country became very active, we thought of a coordinating body and then formed the Vijnana Bharati. And therefore, all the Swadeshi science movement will be associated with Vijnana Bharati at the All India level. We have a central body looking after all the Swadeshi science movement all over the country. Delhi, we have the Swadeshi science movement of India. And Vijnana Bharati is associated with this activity for a long time. I'm glad that we will taking up the development of Pitaradal. Rural areas, their development based on rural-centric technologies should be prime concern for all of us. There are many technologies available in the country. There are many available all over the world. All can be conditioned to be suitable for rural development. And therefore, we say that we make technologies rural-centric. And with this approach, we have been able to develop various parts of the country. And you should remember this unit, Mahakarma Foundation, which is part of Vijnana Bharati Delhi or Swadeshi Science Movement of India Delhi, is a part of the All India movement. That broad outlook we should have, but we concentrate on the local area, Pitaragar and adjacent areas for development. I hope all success will come to you if you are sincere, honest, dedicated, and committed to this ideology and to this mission. I wish you all the best. Thank you, sir. Now I will request Dr. Bhatt sir to describe this Mahakarma Foundation Trust. नमस्कार, गुड इवनिंग। कुछ टेक्निकल व्यवधान की वजह से कुछ बाधा बीच में उपस्थित हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। वो केवल हमारे एंड से नहीं, अभी पिथौरागढ़ में भी इंटरनेट की समस्या चल रही है। उस व्यवधान की वजह से डीएम साहब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वहाँ समस्या का उन्मूलन होगा तो डीएम साहब जुड़ेंगे। और हाँ जी, डीएम साहब जुड़ गए हैं। डीएम साहब की इजाजत से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष जी के इतने शुद्ध अनुष्ठान के बाद और यहाँ पर मौजूद शुद्ध ज्ञानी आत्माओं के बीच एक मंगलमय वातावरण का आलंबन व आगाज हो रहा है और चारों तरफ मुझे दिव्य सत्ता की अनुभूति हो रही है। अतः सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के आयोजकों के दिव्य प्रयास को व समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करता हूँ। इष्ट देव शिव को व माँ शिवा को वंदन करता हूँ और महाकर्म फाउंडेशन नामक संस्था की तरफ से हमारे ऑनलाइन प्रथम कार्यक्रम में परोक्ष रूप से जुड़े सभी प्रतिभागियों का, मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, जीवन के रास्ते में हमें कब कौन मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, उन पर हमारे जीवन का, कार्य का भविष्य निर्धारित होता है। मैं बात कर रहा हूँ श्री आनंद स्वरूप साहब की, जो जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ में है। मेरा आपसे कोई पूर्व परिचय नहीं था और ना ही आप मुझे जानते थे, लेकिन 6-7 माह पूर्व जब मैंने सामाजिक ग्रामीण विकास के मुद्दे पर आपको लिखा, आपने हमेशा उसका जवाब दिया, वह एक्ट भी किया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण
डिजिटल इंडिया अभियान का 100% डिजिटल वे में एक्शन आपका रहा, जो बिरला ही होता है। वह आपकी इसी सार्थकता की वजह से कोरोना व्यवधान के चलते बिना पिथौरागढ़ विजिट करे ही मैं गौतम बुद्ध नगर से इस ट्रस्ट को पंजीकृत करा पाया। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर के वासु जी जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, उनका परिचय शुरू के स्लाइड्स में दिया जा चुका है। सर, मैं आपका नतमस्तक होकर आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत करते हुए मुझे अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच में एक फासला और उस फासले को किस तरह से मैंने निर्वाह कर पाया, इसका बयान करने का मन हो रहा है। 20 वर्ष की आयु तक पिथौरागढ़ से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद फिर मैं 2 वर्ष तक उमा विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहा, और जब मुझे वहां पर सिलेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, तब सुदूर दक्षिण भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की शोध संस्थान में मेरा चयन हुआ, और मेरा जितना भी शोध कार्य है या सोशियो साइंटिफिक काम रहा 37 वर्षों से, उसको तराशने का, संवारने का, यदि मेरी पूज्य माँ और मेरी प्रिय पत्नी के बाद अधिकांश श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है तो वह है प्रोफेसर के वासु। तो आपकी उपस्थिति से सर हम धन्य हो गए, और इस एज में भी 94 ईयर्स की एज में भी आप एक्टिव हैं और आपका ब्लेसिंग हमें प्राप्त हो रहा है, रादर हो चुका है। तो आपका पुनः धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं महाकर्म फाउंडेशन के बारे में कुछ बताऊं, मित्रों, अनायास बचपन की गांव की पुरानी स्मृतियां सहज ही मन स्मृति में आ रही हैं। गत माह आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया था, और उसी दिन मुझे भी कार्यक्रम में योग के बारे में बोलने के लिए कहा गया, तो मैंने जो कहा था उसे मैं अपने गांव को और जन्मभूमि को आज समर्पित करता हूं। उसको बस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो रेलेवेंट भी है आज के संदर्भ में। मेरे लिए, जिसने जीवन यात्रा के प्रारंभिक वर्ष 20 वर्ष अभाव व संघर्ष में गांव, खेत, खलियान में व्यतीत किए हों, उसको योग करना तो दूर, तब योग शब्द का भी कोई बोध नहीं था, और मुझे योग में बोलने के लिए कहा गया। हाँ, कर्तव्य, ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में अपने अध्यापकों से, अपने पुरखों से कुछ सीख मिली थी। पुरानी युक्ति है, योगा कर्मेषु कौशलम, यानी अनवरत कर्म करना, यानी कर्म योग के हिसाब से जीवन यात्रा को चलाना, उसको करने में आंशिक सफलता अर्जित की, इसका मुझे गौरव है, और सारा श्रेय मैं अपनी जन्मभूमि को देता हूँ। उन सभी गुरुजनों को धन्यवाद। आज के मौके पर मेरा समर्पण अपने सभी पूर्वजों, विशेषकर दादाजी पूज्य माँ के त्यागपूर्ण वैधव्य जीवन को अंतर्मन से श्रद्धांजलि व नमन, जिन्होंने अपने से मेरा लालन पालन किया। चाचा जी अध्यापक थे, उन्होंने हमेशा आत्मस्पर्धा पर बल दिया और उस तरह की मुझे प्रेरणा दी, सीख दी, उनको भी आज के मौके पर विनम्र श्रद्धांजलि। महापत्नी फाउंडेशन महाकर्म फाउंडेशन की पृष्ठभूमि के तौर पर डॉक्टर विनय जी पूर्व में बता चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जो उद्देश्य की बात करें, थोड़ा बहुत मैं उद्देश्य में जाना चाहता हूं कि महाकर्म फाउंडेशन क्या है और इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यह सभी लोग जानते हैं कि एक पलायन एक बहुत बड़ा विषय है आज के संदर्भ में, पूरे देश के संदर्भ में, जो एक तरह से स्थायी स्वरूप ले रहा है। अधिकांश तक हम लोग पलायन का मतलब ये समझते हैं कि जो नौकरी के चक्कर में अपने गांव घर छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, उसको पलायन कहते हैं। ऐसा नहीं है। 2 तरह के पलायन हैं, एक तो एक्सटर्नल पलायन, एक है इंटरनल पलायन।
एक्सटर्नल पलायन है, नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं जरूरतमंद लोग, और इंटरनल जो पलायन है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, और मेरी तरफ से अनेकानेक लोग, रादर सभी लोग जो कंट्री में अभी बड़े शहरों में सेटल्ड हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और वो सुविधाओं की चाह में उन्होंने एक तरह से अपने गांव से वो दूर हो चुके हैं। तो इन दोनों तरह के पलायन को रिवर्स करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ज्यादातर देखा गया है कि हर एक व्यक्ति क्या अपने गांव का जो भी उनका प्रॉपर्टी है या मकान है वह खंडहर की स्थिति में हो जाता है और उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो ग्राम्य विकास की जो पहल है, जो हर एक चाहता है ग्राम्य विकास हो, तो जब तक हम इस पहल के तहत कुछ समर्पण नहीं करेंगे तो ये कार्य नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और ये पलायन का मुद्दा अभी कोरोना संकट के दौर में इस तरह के लोगों को, जो पलायन कर चुके लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो चुका है। अतः हमारा दायित्व, हमारा मतलब हम जो पढ़े लिखे हैं, हमने भी जो पलायन करके हम जो सुदूर शहर में बैठे हैं, मेरी तरह से अनेकानेक लोग, हमारा दायित्व है और इस महाकर्म फाउंडेशन का दायित्व है कि उन्हें स्वरोजगार उन्मुखी व्यवसाय हित प्रेरित करें। अन्यथा जो ग्राम्य प्रधान भारत की परिकल्पना, जो नारा हमारे देश में एग्जीक्यूटिव सिस्टम से, प्रधानमंत्री लेवल से वर्षों से लग रहा है, वो पूर्ण नहीं हो सकता। और इसके तहत हमने दक्षिण भारत में प्रोफेसर वासु के नेतृत्व में गांव विकास का मॉडल भी जो है स्थापित किया है, जो डॉक्टर विनय जी ने शुरू में अपने स्लाइड्स में दिखाया। तीसरा ऑब्जेक्टिव विकास के बारे में हर व्यक्ति बात करता है, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन डाउन द लेवल हम लोगों को ही इसमें अपना अंशदान देना पड़ेगा। आप लोगों को जानकारी हो, सरकार की जो बहुतायत नीतियां हैं, बहुतायत में वो शहरों पर केंद्रित है। तो शहरों के विकास पर केंद्रित नीतियां जब हैं तो गांव का विकास कैसे हो सकता है? तो उसका उपाय है, हमें बड़ी आबादी वाले ग्रामीण इलाकों को पहचान करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, क्लस्टर ऑफ विलेजेस। यदि आपके पास क्लस्टर ऑफ विलेजेस का सिस्टम है तो ये आइडियल मॉडल है डेवलपमेंट के लिए, और सरकार का ध्यान इसकी तरफ आप आकर्षित कर पाए तो आपके क्षेत्र के लिए जो है विकास संभव है। और उसके लिए पिथौरागढ़ में 8 गांव सिलिंग क्षेत्र जो मैंने चुना है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, एकदम एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव बनता है। चौथी बात आती है विकास का फाउंडेशन। विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन विकास का जड़ और उसका आधारभूत जो फाउंडेशन, मैं कई बार से बात करता हूं, 2 ही चीजें मुख्य हैं। यदि इसको हम ठीक तरह से संभाल लें तो विकास का फाउंडेशन जो है तैयार हो जाएगा। एक तो है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल। प्राइमरी एजुकेशन की बातें मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में बात करूंगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में भी बात करने की जरूरत नहीं है। कहना ही चाह रहे हैं कि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर अवेयरनेस, ट्रेनिंग, चर्चा और बातचीत और वर्कशॉप, सेमिनार्स और एजुकेशन लोगों को देनी पड़ेगी। और प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स, क्योंकि भारत में 60% लोग जो है खेती करते हैं, तो एग्रीकल्चर टेक्निक्स में स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवाओं को, किसानों को, ग्रास रूट इनोवेटर्स को और इस तरह के इनफॉर्मल सेक्टर्स को, उनके लिए जागरूकता अभियान, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स का आयोजन करना एक हमारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है। वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैविक खेती हम लोग करते आ रहे हैं, बचपन से हमारे गांव में जैविक खेती होती है। इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से हमने जो है एक डेथ जोन का निर्माण कर लिया है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा पारंपरिक खेती सिस्टम है, जैविक खेती सिस्टम है, उसका प्रचार प्रसार और उस तरह के एक्सपर्ट्स का जो है हमें इस्तेमाल करके
जानकारी देनी चाहिए। अन्यथा सरकारी स्तर पर या जनरली क्या हो रहा है कि हम जो भी खेती कर रहे हैं अभी, ये व्यवसायी रूप ले चुका है और ये हम इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस पर मैं अभी लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तो इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है और इस तरह से ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स महाकर्ण फाउंडेशन का रहेगा। और अगला उद्देश्य के तहत जो स्थानीय योग्य व्यक्ति हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोत्साहन देना और उनको महाकर्म फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड्स देना, जिससे कि अंतर्राज्यीय और ग्लोबल एक्सपोर्ट में उनको मदद मिल सके। मुझे बचपन में याद आता है, हम लाल धान खाते थे, लेकिन अब वो सब शायद विलुप्त हो चुका है। तो मोटा धान भी उसको हम कहते थे, या छोटा धान। इस देसी बीज को हम उगाएं। हम जो है अभी मॉडर्निटी के चक्कर में जो धान या पारंपरिक हमारे गांव में मौजूद था, उस पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। बाजरा, इसमें 11% न्यूट्रिएंट्स होता है। मड़ुआ, जो हमारी उत्तम खेती होती है पहाड़ में, इसका एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, उसकी पैदावार हम कर सकते हैं। मक्का, अब साहब एक कीवी, एवोकाडो, ब्रोकली, ये नाम तो मैंने भी बहुत देर से सुने अंग्रेजी में, ये पता ही नहीं था। लेकिन हमें भूल गए हैं कि हमारे गांव में भी पहले, और आज भी शायद होता होगा, नाशपाती। यदि आप नाशपाती खाते हैं तो इससे पेट की सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो लेकिन हम वो सब छोड़ चुके हैं। तो इस तरफ हमें लोगों का ध्यान खींचना और इस पर अवेयरनेस देना और जानकारी देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। प्राइमरी शिक्षा की जो मैंने बातें करी, जब तक हम अपनी मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन नहीं करेंगे, तो जो हमारी क्रिएटिविटी है बच्चों की, वो हम इनोवेशन में तब्दील नहीं कर सकते हैं। वो अभी नई शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख है। और हम लोग तो विज्ञान भारती दिल्ली की तरफ से मेरे ख्याल से 25 साल से मातृभाषा में, हिंदी में काम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी गांव के स्तर में और देश के स्तर में, सरकार के स्तर में ये होना बाकी है। तो इस प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में महाकर्ण फाउंडेशन भूमिका अदा करेगा। ये हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है। और इसी भाषा के संबंध में हम चाहेंगे कि पूरे विश्व का जो पहाड़ी समुदाय है या क्षेत्रीय समुदाय है, क्योंकि ऑल इंडिया स्तर पर हमने इसको रजिस्टर किया है, तो क्षेत्रीय लोग, चाहे भोजपुरी हों, चाहे मद्रास के हों, चाहे केरल के हों, भारतीय समाज, सबको उनकी पीढ़ी को उन्हीं के मान, सम्मान, कृत्य व सहयोग के जरिए उन्हीं के जड़ों से जोड़ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। यह केवल स्वभाषा या मातृभाषा के विकास के या उसके बहुतायत प्रयोग से ही संभव है। इसलिए हमें संस्कृत के अलावा, संस्कृत का जो हमारे, यदि एंशिएंट विजडम की बात करें, देव भाषा संस्कृत का बहुत महत्व है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। उसी तरह से अपनी मातृभाषा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका हम सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर प्रयोग करें, विकास करें। जब तक हम अपनी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे के प्रति भागवत संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके साथ ब्रोशर छापना, किताबें छापना, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। ये मैं जो बोल रहा हूँ, कई बार हम लोग भाषण देते हैं, ये आपने उस क्षेत्र में काम किया है तो तब बोलिए, ये मेरी मान्यता है, अन्यथा मत बोलिए। हम ये सब कुछ कर चुके हैं पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महाकर्ण फाउंडेशन के माध्यम से भी हम किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सकते हैं और ये उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये हमारा एक महज ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब बात आती है आध्यात्मिक क्षेत्र पर। ये पहाड़ के संदर्भ में और हमारे देश के संदर्भ में क्षेत्रीय इलाकों के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। धार्मिक परिवेश में आप लोग जानते हो काफी विसंगतियां हैं। धार्मिक मुद्दा और आध्यात्मिक मुद्दा, मेरे ख्याल से ये एकदम एक दूसरे के काफी, इन दोनों में फासला है। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पिछले हफ्ते सुन रहा था, जब आप
शिक्षा नीति पर संभाषण दे रहे थे, तो उनका कहना था कि 21वीं सदी का आज का युवा अपना भविष्य खुद बनाना चाहता है, उसे पुराने पिंजड़ों की सोच से बाहर निकालना हमारा काम है। हमारा काम मतलब मेरा काम, आपका काम, हम सब का काम है। ये मैं धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आस्था के नाम पर समाज में व्यापार व कुचक्र फैलाने वाले व्यक्तियों का सन 2000 में तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से हमने डीएम पिथौरागढ़ साहब के संज्ञान में ये बातें डाली थी। जब ये पहल की तब पता लगा, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल में काम करते हैं साहब, तब आपको पता लगता है कि वस्तु स्थिति क्या है। हमें पता लगा कि जो कुचक्र की बात हम कर रहे थे और जिस कुचक्र की वजह से हम कह रहे थे कि भैया गांव वाले लिप्त हैं, तो उसमें हमारे कतिपय वे राजनीतिक लोग भी उस लाइन में वही काम कर रहे हैं जो गांव का एक व्यक्ति कर रहा है। तो हमें अपेक्षा करें कि राजनीतिक लोगों के माध्यम से इस पर हम सुधार कर पाएंगे, ये नहीं पॉसिबल। तो इसलिए सामाजिक संगठन की इसके लिए जरूरत है। ये केवल सामाजिक परिवेश में ही ये चीजें हासिल हो सकती हैं। इसीलिए मैंने 2014 में आरटीआई के माध्यम से सभी जिलों, कुमाऊं के, कम से कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कुमाऊं के सारे जिलों में मैंने लगभग 50 प्रश्न पूछे, जो झाड़ फूक, तांत्रिक, पाखंडी लोगों के धनार्जन उद्देश्य से लेकर, पशु बलि से लेकर सस्ती अनऑथराइज्ड शराब से युवाओं का भविष्य बर्बाद करने से संबंधित था। तो मैंने 50 प्रश्न पूछे सारे जिलों में जिला प्रशासनों से, और उसका मेरे ख्याल से 5% से ज्यादा कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तो ये भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस तरह की कुरीतियों को और इस तरह का जो कार्य चल रहा है पहाड़ में या और क्षेत्रों में भी, तो उस पर हम कंट्रीब्यूट करें और रादर एक बड़ी सोच के साथ, योग, ध्यान और इस तरह के केंद्रों को स्थापित करें, धर्मशालाओं को स्थापित करें, गौशालाओं का निर्माण करें, शिक्षा मंदिरों का स्थापना करें, और इस प्रकार हम जो भारतीय ऋषि परंपरा है उसके साथ हम कनेक्ट हो सके। जो प्रस्तावित मेरे गांव का जो पारंपरिक घर है, जिसके बारे में मैं डीएम साहब को बताया और वो भी काफी कन्विंस हुए कि उसका हमें आज लॉन्चिंग करना है, कि वहां पर एक हमारा सब ऑफिस होगा जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। ये कितना रेलेवेंट है? ये बहुत रेलेवेंट है मित्रों। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो थलकेदार नाम का एक महान शिव मंदिर, उसके नीचे आठगांव सिलिंग एरिया स्थित है, एक दिव्य स्थान जहां पर नकलेश्वर नाम का एक क्षेत्र भी विराजमान है, जिसके बारे में इवन गूगल नहीं कहता है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका नकलेश्वर नाम क्यों पड़ा होगा। 2016 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करी थी, तो उस टाइम जो है काफी टेलीविजन में डिबेट प्रारंभ हो गया था कि जो पांडव जब केदारनाथ में गए थे माफी मांगने के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भाइयों की उनसे हत्या हो गई तो माफी मांगने गए थे, इस कहानी में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो जब शिव के 4 या 5 हिस्से हो गए थे, कुपित होकर के जब ये स्थिति आई, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसका एक भाग पशुपतिनाथ मंदिर में गया, सिर वाला भाग, और एक भाग शायद मध्य भाग हमारे क्षेत्र के जो थलकेदार है मंदिर है उस क्षेत्र में था। उस लिहाज से हमारे क्षेत्र की महिमा गौरवपूर्ण है और आध्यात्मिक है, और शायद मुझे लगता है कि पांडव अपनी यात्रा करते हुए नकलेश्वर क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है वहां पर उनकी यात्रा रही होगी। इसका उल्लेख बहुत कम इवन गूगल नहीं करता है। उस हिसाब से ये क्षेत्र एक आध्यात्मिक क्षेत्र है और यहाँ पर काम करने का एक अलग ही स्कोप है, और आध्यात्मिक गतिविधियां भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं।
और मंदिर निर्माण की जहां तक बात आती है, मंदिर निर्माण प्रोफेसर बल्दिया साहब ने जब इसका जीर्णोद्धार किया, मैंने स्वयं उनके आदेश पर उस पर सहयोग किया। और वही चीज यदि मुझे मौका मिला, मेरे गांव के जो लोग अभी मंदिर बनाना चाहते हैं, मैं उसमें सहयोग करूंगा। बस उसमें आपस में चर्चा और सामूहिक एक मीटिंग करने की जरूरत है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसको करें। और निश्चित रूप से हमारे गांव में भी जो आप लोग काफी समय से सोच रहे हैं, न केवल शिव का मंदिर बल्कि माँ भगवती का मंदिर भी वहां विराजमान होगा, और उस पर हम चर्चा करें, सामूहिक मंत्रणा करें, सामूहिक मीटिंग करें। जो संभव नहीं हो पाया इतने वर्षों से, निश्चित रूप से संभव होगा। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। Dr. Vasu sir, please inaugurate the sub office of Mahakarma Foundation. I'm glad that the office of Mahakarma Foundation has been inaugurated, and that too by Sri Anand Sarup, IAS of Pitaragar. It's good that officer is involved in the activities of Mahakarma Foundation. I'm also very happy to see the broad spectrum of activities envisaged by Dr. D.P. Bhatt, the president of the Mahakarma Foundation, and I hope it will fulfill its aspirations and expand its activities not only in Pithoragarh but also in the neighboring districts of Uttarakhand. We have to move freely in the rural areas for the development. And there are so many aspects of rural development which our Dr. Bhatt has clearly indicated in his presentation. I'm happy that all of you will work together honestly, diligently, in a disciplined way, in a committed way to the rural development of India. In spite of so much of work for so many years, rural areas are yet to find the urban culture, and it is necessary that we should have a unique combination of rural and urban together for the happy living of the people. I wish you all the best. Thank you, sir. Now I want to invite Sri Roshan Agrawal, sir, for concluding remark and vote of thanks. Thank you, Vinay, for giving me this opportunity to have a vote of thanks to all, or Professor K.I. Vasuji. And I noted that he told us that Delhi unit is Swadeshi Science Movement India. And उनका जुड़ाव इस यूनिट से इनिशियल फेज तक और आज तक हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और दूसरा, जो भट्ट साहब द्वारा इस फाउंडेशन की नींव रखी गई, मैं भट्ट साहब को कुछ पिछले 13 वर्षों से जानता हूँ, और उनकी धर्मपत्नी को भी मैं अच्छी तरह से जानता था, और मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ और बहुत उनसे प्रेरणा भी लेता था और उन्हें एक देवी तुल्य मानता था। और कभी भट्ट साहब ने अपनी माता के बारे में भी बताया, उन्होंने बताया था कि उनके पिताजी बहुत कम उम्र में नहीं रहे थे और उनकी माता जी ने ही उन्हें बड़ा किया और मेहनत की और पढ़ाई लिखाई उनकी कराई। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था, आज भी मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि जब आज इतनी टेक्निकल ग्लिचेस होने के बाद भी उन्होंने अपना कूल नहीं खोया और सब चीज़ों को बड़ी तरीके से मैनेज किया। एंड इट इज़ वेरी मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ डॉक्टर भट्ट इन दैट। और दूसरी बात, जो हमारे
प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल कलाम जी, उनकी एक स्कीम थी पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ओके, तो उस पूरा का जो उद्देश्य था वो आज तक चल ही रहा है, कभी कुछ योजना कभी कुछ योजना, लेकिन पूरा पूरा नहीं हो पाती। ठीक है, उस पूरा के लिए जो आज भट्ट साहब ने चालू किया है महाकर्म फाउंडेशन, और उसके तहत रूरल टेक्नोलॉजीज को, रूरल चीजों को, और बात बिल्कुल भी सही है, सबके गांव में पड़े हुए मकान खंडर हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्टडी सेंटर्स के तहत भी अगर वो इस्तेमाल हो तो भी वो ग्रेट है वहाँ के पीपल्स पॉपुलेशंस के लिए, क्योंकि कहीं स्टडी, तो ये जो फाउंडेशन की नींव रखी है और गाइडलाइंस रखी हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं उत्तराखंड में तो है ही, और उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है। और एक गाइडलाइंस महाकर्म फाउंडेशन की तरफ से मिलने के बाद इस तरह के कार्यक्रम आगे तक बन सकते हैं। और मैं भट्ट साहब का धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर विनय जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, सहयोग दिया, और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पिथौरागढ़ रीजन से भी डीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम में पधारे, आनंद स्वरूप जी, और मुझे भी उन्हें देखने का मौका मिला। और साथ में उन विलेजर्स का जो उस विलेज में रहते हैं और जो उस विलेज का भाग हैं, जो वहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, उन सबका मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। And now I request everyone to have a national anthem, and then we will close the meeting. For national anthem, those who are can stand, they can stand, and those who can sit, they can also sit, but they have respect on the anthem. Thank you. जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब से गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना उच्च जगत तिरंगा जागे तब सुख आशीष मांगे तब जय गाथा जन मंगल जय है। धन्यवाद। Thank you very much to all.